और शुरू करते हैं अपने इस सेशन को और अपने इस क्लास को। ठीक है, तो क्लास को शुरू करने से पहले वही 1 मिनट का गाइडेंस आप सभी लोगों को देना चाहूँगा। ठीक है, जो मैं हमेशा देता हूँ आपको। ठीक है जी, जिससे आपकी तैयारी एक बेहतर तरीके से हो पाएगी। ठीक, तो 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, क्लास में जितनी मैं थ्योरी आपको करा रहा हूँ ये मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा कहीं से थ्योरी मत पढ़ना, ना तो किसी किताब से और ना ही किसी पीडीएफ फाइल से। ठीक है, मतलब किसी और की पीडीएफ फाइल से। आपको थ्योरी जितनी करा रहा हूँ ये मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, इसको सुनिए, समझिए और लिखिए भी अगर लिख सकते हैं तो। ठीक है, इसके अलावा एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहिए। और एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आप जाइए सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। वहां पर दो चीजें देखिए, एक तो कम्युनिटी वाला सेक्शन, मैं वहां पर डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन डालता हूं। आप उनके आंसर करेंगे तो आपको यही फीलिंग आएगी कि आप एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं। अब उनका अगर एक्सप्लेनेशन आपको जानना है तो आप चले जाओ प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। वहां पर एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर ऑल एग्जाम के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने। वहां पर मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस कराए हुए हैं क्लासेस के थ्रू। तो आप है ना उन क्लासेस को देख सकते हैं, जितनी है उन्हें भी देखिए और आगे जितनी भी आए उन्हें भी देखिए। अगर आप ये बोलेंगे सर आप अपने यूट्यूब चैनल पर एमसीक्यू या पीवाईक्यू प्रैक्टिस कराते हैं, इसकी पीडीएफ फाइल हमें मिल जाएगी, तो वो मिल जाएगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम सेम ही है, कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। ठीक है, अगर किसी को ये दोनों चैनल नहीं मिल रहे हों तो आप मुझे सीधे टेलीग्राम या व्हाट्सएप किसी पर भी अपने बैच का नाम लिखकर मैसेज कर दीजिएगा। मेरे दोनों ऑफिशियल लिंक आपके पास आ जाएंगे। ये दोनों मेरे एक ही नंबर से चलते हैं, 8448832987। 1 मिनट समाप्त हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को और आज की क्लास को। सबसे पहले नमस्कार सभी को, सभी को नमस्कार। आज की डेट डाल देते हैं 24 अक्टूबर 2024, यानी कि 24 अक्टूबर 2024 आज की तारीख है। और हमारा जो मुख्य चैप्टर चल रहा है इसका नाम है एमएस ऑफिस। ठीक है जी, एमएस ऑफिस के अंदर है ना हम बेसिकली अभी डिस्कस कर रहे हैं एमएस एक्सेल को। ठीक है, ये सारी फॉर्मेलिटीज मैं पूरी कर लेता हूं। माइक्रोसॉफ्ट 365 वाले वर्जन को मैं समझा रहा हूं आपको। ठीक है, बट ये नहीं है कि हम केवल इसी वर्जन को ही पढ़ रहे हैं। जितने भी शुरू से लेकर अब तक चेंजेस या बदलाव हुए हैं वो सब भी मैं आपको जहां जहां जरूरत होगी बताता जाऊंगा। ठीक है, एमएस एक्सेल को अगर एक शब्द में बोलना हो तो हम इसको स्प्रेडशीट प्रोग्राम के नाम से बोल देंगे। ठीक है, और कंप्लीटली बोलना है तो आप इसको एंड चार्ट मेकिंग एप्लीकेशन के नाम से भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक्सेल के थ्रू है ना आप अलग अलग तरीके के चार्ट्स भी बना सकते हैं। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो वैसा आप चार्ट बना सकते हैं, इसलिए इसको स्प्रेडशीट प्रोग्राम एंड चार्ट मेकिंग एप्लीकेशन के नाम से बोल दिया जाता है। समझ में आ गई बात? अब देखिए, लास्ट क्लास में ना मैंने आपको सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बताया था। यानी अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों की जानकारी आपको होना जरूरी है ना? तो अभी कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बचे हुए हैं और आई होप सो कि आज की क्लास में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं खत्म कर दूंगा और एक्सेल को भी उसी तरीके से लेके चलेंगे जैसे एमएस वर्ड को लेके चले थे हम। यानी कि पहले उसका मेन्यू बार, उसके अंदर से जितने भी मेन्यू या टैब थे उनको डिस्कस करेंगे और फिर जितने भी कमांड्स और टूल्स होती हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से लिख लीजिए, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी हम यहां पर ले रहे हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब देखो लास्ट क्लास में सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के केस में ना मैंने आपको फॉर्मूला या फंक्शन को कॉपी करने की बात समझाई थी, है ना? तो वहीं से एक बार फिर से शुरू कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का है ना मेरे पास मैसेज आया व्हाट्सएप पर कि सर नेक्स्ट क्लास में भी है ना आप वहीं से शुरू करना कि फॉर्मूला या फंक्शन जब कॉपी करते हैं और किसी दूसरे सेल में पेस्ट करते हैं तो क्या चेंज या क्या बदलाव आता है। मैंने कहा ठीक है वहीं से कर देंगे।
तो एक बार मैं फिर से दोबारा से वहीं से रिवीजन करा देता हूं आपको, है ना। देखो, मैं आपको बता रहा था फंक्शन या फॉर्मूला बोल दीजिए, ठीक है, इसका कॉपी पेस्ट, ये मैं आपको समझा रहा था लास्ट क्लास में, ठीक है। अब सपोज दैट एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, ठीक है। अब सपोज दैट के कोई फंक्शन या फॉर्मूला लिखा हुआ है, सपोज दैट A3 सेल एड्रेस में, कोई A3 सेल एड्रेस है, यहां पर एक फंक्शन लिखा हुआ है, इक्वल टू का साइन लगा के सम, ठीक है। आप बोलेंगे सर सम का ही एग्जांपल क्यों लेते हैं, क्योंकि सम एक सबसे सिंपल सा फंक्शन है, ठीक है। अगर आप यहाँ कुछ और भी नाम लिखना चाहते हैं तो और भी लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल लेने में तो आप कोई भी फंक्शन का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। अब सपोज दैट यहां लिखा हुआ है D4 और से लेकर मान लीजिए लिखा हुआ है E6, ये एग्जैक्टली एक फंक्शन लिखा हुआ है एक सेल एड्रेस में जिसका नाम है A3, ठीक। अब इस A3 सेल एड्रेस से हम इस फंक्शन को है ना यहां से कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद इसे हमें पेस्ट करना होगा, और ये पेस्ट करने जा रहे हैं हम, मान लीजिए सपोज दैट ऐसा मान लीजिए इसको हम पेस्ट करने जा रहे हैं E7 में, कोई सेल एड्रेस E7 है और वहां पर हम इसे पेस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब एग्जैक्टली फंक्शन में क्या चेंजेस या क्या बदलाव आएंगे ये हमें बताना है, इसमें क्या चेंजेस या क्या बदलाव आएंगे। तो एक बात ध्यान रखिए कि अगर हम किसी भी सेल के अंदर लगे हुए फंक्शन को कॉपी करके किसी दूसरे सेल में जब पेस्ट करते हैं तो ये जो सेल एड्रेसेस है ना ये बदल जाते हैं, ये क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। और अगर ये चेंज हो रहे हैं या बदल रहे हैं तो एक्सेल की भाषा में इसे एक नाम दिया जाता है, दैट इज रिलेटिव रेफरेंस। क्या बोला जाता है, रिलेटिव रेफरेंस बोला जाता है। इसमें नोट कर लीजिए ये बात मैंने लास्ट क्लास में आपको नहीं लिखवाई थी क्योंकि मैं चाह रहा था कि पहले आप थोड़ा सा समझो, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, इसका कोई अपना हिंदी नाम होता है नहीं, हिंदी में कोई नाम नहीं होता इसका, इसे रिलेटिव रेफरेंस के नाम से ही बोला जाएगा। अब एग्जैक्टली अगर रिलेटिव रेफरेंस के ऊपर कोई क्वेश्चन आया एक्सेल में तो क्या पूछेंगे, किस तरीके से भाषा का इस्तेमाल करेंगे। तो क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि बताइए वो कौन सा रेफरेंस होता है जिसमें अगर हम किसी फंक्शन या फॉर्मूले को कॉपी करके दूसरे किसी सेल में पेस्ट करते हैं तो रो और कॉलम के हेडिंग बदल जाते हो। रो यानी ये तो रो हो गई यानी पंक्ति, ये कॉलम हो गया, तो रो और कॉलम दोनों बदल जाते हो। समझ में आ रहे, फंक्शन को कॉपी करके किसी दूसरे सेल में पेस्ट करने पर रो और कॉलम दोनों बदल जाते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, तो इसे रिलेटिव रेफरेंस के नाम से बोला जाता है। अब आप बोलेंगे सर और भी किसी प्रकार का कोई रेफरेंस होता है, हाँ और भी रेफरेंसेस होते हैं, पहले ये समझ लीजिए उसके बाद फिर मैं आगे आपको समझाऊंगा। तो यहां पर ये बात लिख सकते हैं आप, ठीक है, ऐसे पॉइंट लिख लीजिए, फंक्शन को कॉपी पेस्ट करने पर, कॉपी पेस्ट करने पर, ठीक है, करने पर रो और कॉलम, रो एंड कॉलम दोनों बदल जाएं, दोनों बदल जाएं, तो ये क्या कहलाता है, इसी को बेटा रिलेटिव रेफरेंस के नाम से बोला जाएगा। तो अगर आपके पेपर में इस तरीके की कोई भाषा लिखी हुई आ जाए, कोई क्वेश्चन लिखा हुआ आ जाए, तो आई होप सो कि आप उस क्वेश्चन का आंसर बड़े प्यार से दे सकते हैं। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करते हैं, ये मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था, एक बार फिर से देख लो। यहां पर ए लिखा है और यहां ई लिखा है, तो ये देखो कि क्या डिफरेंस आ रहा है ना, ये हम ए से आगे की तरफ जा रहे हैं या ए से पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो इंग्लिश अल्फाबेट ए से ही शुरू होता है, तो इसके पीछे तो कुछ है ही नहीं, तो आगे ही जा रहे होंगे, है ना। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि यहां पर A3 ही मिले, यहां पर मान लो लिखा होता H3, है ना, और हम जा रहे होते H से पीछे वाले किसी कॉलम में, तो ऐसा भी हो सकता है। यानी मोटा मोटा ऐसा समझ लो, चाहे तो हम A3 से आगे किसी सेल एड्रेस में जा रहे हो या पीछे जा रहे हो, मतलब यहां जो लिखे हुए सेल एड्रेस हैं हम आगे किसी सेल एड्रेस में जा रहे हो या पीछे जा रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये देखो कि कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों में। तो यहां पर ये देखना, ए से हम ई की तरफ जा रहे हैं, मतलब आगे की तरफ जा रहे हैं, तो पॉजिटिव डिफरेंस आएगा या नहीं,
जी हाँ, यानी जब आगे बढ़ेंगे तो पॉजिटिव डिफरेंस मान लो इस बात को, पीछे जा रहे होंगे तो नेगेटिव डिफरेंस मान लेंगे। तो ए से मैं कितना आगे जाऊं कि मेरे को ई मिल जाएगा? तो ए को छोड़ दो, बी सी डी ई, यानी कि अगर मैं 4 आगे जाऊंगा तो मेरे को ई मिल जाएगा। तो कॉलम में 4 का डिफरेंस है, पॉजिटिव डिफरेंस, यानी आगे जा रहे हैं। रो में कितने का डिफरेंस है? यानी यहां पर 3 लिखा हुआ है, 3 से आगे मैं कितना जाऊंगे? 7 मिल जाएगा। तो 4 5 6 7, यानी इसमें भी 4 आगे मेरे को जाना होगा। इससे मेरे को अगला वाला रो का नंबर मिल जाएगा। यानी A3 से अगर मैं E7 में जा रहा हूं तो कॉलम की हेडिंग में भी 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है और रो की हेडिंग में भी 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है ना। तो वही चीज यहां पर करनी है आपको, इक्वल टू का साइन लगा के सम लिख दिया। अब यहां क्या लिखा है कॉलम की हेडिंग में? डी और ई, इनमें 4 4 आगे बढ़ जाओ। डी के बाद जैसे ए बी सी डी के बाद ई एफ जी एच, तो यहां तो आ जाएगा एच। अब ई से आगे बढ़ जाओ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो यहां आ जाएगा बेटा आई। अब रो के नंबर में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? ये भी 4 4 का हो रहा है। तो 4 में 4 का इंक्रीमेंट करेंगे तो कितना हो गया? 8 हो जाएगा। और 6 में 4 का इंक्रीमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा 10। बीच में लगा दो कोलन का सिंबल, ब्रैकेट बंद कर दो और आ गया हमारा आंसर। ये है करेक्ट आंसर। तो आई होप सो है ना, ये बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी कि हम यहाँ पर क्या समझ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बताओ, यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर मैं आगे पढ़ाना आपको शुरू करूंगा। बताओ जी, समझ में आ गई बात या नहीं? ठीक है, नोट कर लीजिए। एक तो आप है ना ये नोट कर लेना कि रिलेटिव रेफरेंस का मतलब क्या होता है। फंक्शन को कॉपी पेस्ट करने पर रो और कॉलम दोनों बदल जा रहे हो। देखो यहाँ पर कॉलम भी बदल गया, कॉलम की हेडिंग, और रो का जो नंबर है वो भी यहाँ पर बदल रहा है, तो इसे रिलेटिव रेफरेंस कहते हैं। एक बात और लिख लेना, अगर इनके हिसाब से ये पूछ लिया जाए कि हमारे एमएस एक्सेल में बाय डिफॉल्ट यानी कि स्वतः ही कौन सा रेफरेंस होता है, कौन सा ही मतलब कौन सा रेफरेंस स्वतः ही आ रहा होता है, तो उसे रिलेटिव रेफरेंस ही कहते हैं। यानी कि नॉर्मली जब आप एक्सेल की शीट में ऐसा कुछ कर रहे होंगे, तो जब कॉपी करके पेस्ट कर रहे होंगे तो इसे रिलेटिव रेफरेंस ही कहते हैं। तो इसे बाय डिफॉल्ट भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा इसलिए मैं लिखवा रहा हूं क्योंकि और भी रेफरेंसेस होते हैं जिनकी जानकारी अभी मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए कि रिलेटिव रेफरेंस हमारा बाय डिफॉल्ट रेफरेंस कहलाता है, ठीक। एक क्वेश्चन और करना चाहेंगे? कर लो एक क्वेश्चन और, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए क्या होगा। चलो यहाँ चेंज कर देता हूं मैं, यहाँ लिख देते हैं H4 और यहाँ लिख लीजिए जस्ट सपोज दैट J9। अब बताओ, और यहां पर मैं कर देता हूं दैट इज I8। अब बताओ क्या सही आंसर होगा यहां पर? एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए सही आंसर, इसके बाद फिर हम आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन अभी भी सेम ही है, ठीक है। क्वेश्चन अभी भी सेम ही रहेगा, यानी कि अगर A3 सेल एड्रेस में आपने अगर फंक्शन लिखा है ये, और इसे अगर आप कॉपी करके I8 में पेस्ट करते हैं तो बताओ क्या चेंजेस या बदलाव आएंगे? बताइए कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं बता दूं आपको, ए से लेकर आई तक जा रहे हैं तो ए को छोड़ दो, बी सी डी ई एफ जी एच आई, यानी कि +8 का इंक्रीमेंट हो रहा है। और 3 से लेके आगे कितने तक जाना है आपको? 8 तक, तो 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो रो के नंबर में 5 का इंक्रीमेंट और कॉलम की हेडिंग में 8 के इंक्रीमेंट को हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो वही चीज यहाँ कर लो, तो पहले कॉलम के हेडिंग में 8 इंक्रीमेंट कर लो। तो एच दे रखा है तो एच को छोड़कर आगे 8 की तरफ जाइए, है ना। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच छोड़ दो, आई जे के एल एम एन ओ पी, तो यहाँ आ जाएगा बेटा पी। अब जे है तो जे को छोड़ना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एच आई जे, तो जे को छोड़ दो, के एल एम एन ओ पी क्यू आर, तो यहां आ जाएगा बेटा आर। इसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, चाहे भली उंगलियों पे काउंट कर लो चाहे लिख लो, अगर आगे पीछे एक आध कर दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। और ऐसे ऑप्शन आपको जरूर मिलेंगे जिनमें आगे पीछे की ऑप्शन दे रखे हो, जैसे यहाँ आर दे रखा है ना,
तो एस वाला ऑप्शन भी होगा, पी वाला ऑप्शन भी होगा, ताकि आप मिस्टेक कर पाए। और रो के नंबर में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? 5 का इंक्रीमेंट। तो 4 में 5 जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा, और 9 में 5 जोड़ देंगे तो ये 14 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, यानी P9R14 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अब फाइनली है ना, मैं अच्छा एक बात और, अगर आप इसे एग्जैक्टली नोट कर रहे हैं तो नोट कर लो, नहीं तो आपको पता ही है, जैसा कि मैं हमेशा से बताता हुआ आ रहा हूँ, मेरा टेलीग्राम चैनल है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर के नाम से, जिसकी जानकारी क्लास के शुरुआत में मैंने आपको दी थी। वहां पर है ना MS एक्सेल नाम की कंप्लीट क्लास PDF मौजूद है, जिसमें एज इट इज ये सब लिखा हुआ है। तो आप चाहें तो उस PDF फाइल को डाउनलोड करके जैसे भी चाहें वैसे रिवीजन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। समझ में आ गई बात? चलो अब आगे देखो, ये तो था रिलेटिव रेफरेंस। ठीक है, हाँ देखो विशाल ने आंसर दिया था P9R14, अंकित ने लिखा है Q9S14। देखो गड़बड़ी हो गई ना, ये नहीं होना चाहिए। आप एक देख लिए ना, कागज पे लिख के कर लो या उंगलियों पे निकाल लो, पर गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब देखो आगे, इसके बाद है ना हम आगे बढ़ेंगे, तो एक रेफरेंस और होता है यहाँ पर, जिसे हम मिक्स रेफरेंस के नाम से बोलते हैं। हेडिंग डालिए, एक्सेल में मिक्स्ड रेफरेंस। बीते कुछ समय पहले एक पेपर हुआ है जहां पर इस मिक्स रेफरेंस को लेकर क्वेश्चन भी पूछा गया था पेपर में। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, मिक्स्ड रेफरेंस। देखो इसमें क्या होता है, जैसे क्वेश्चन थोड़ा सा इजी लेंगे इस बार, जैसे A4 सेल एड्रेस है यहाँ पर, ठीक, और इस A4 सेल एड्रेस में हमने लिखा इक्वल टू का साइन लगाकर सम। ठीक, और अब हम क्या करेंगे, यहां पर ब्रैकेट में जो सेल एड्रेसेस है ना, उन सेल एड्रेसेस में डॉलर सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? जैसे यहां लिख दो सपोज दैट, यहां लिख दीजिए B, ठीक है, और डॉलर का सिंबल लगाइए बीच में, और यहां 4 लिख दो। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं? ऐसा लिखना पड़ता है हमें मिक्स रेफरेंस में। क्या मीनिंग होगा वो समझा दूंगा आपको, है ना, पहले लिख लो। और इसके बाद यहाँ कोलन का सिंबल लगा हुआ है, और यहाँ लिख दीजिए दैट इज D, और फिर डॉलर का सिंबल, और यहाँ लिख दीजिए 5। ठीक, तो हमने है ना किसी सेल एड्रेस A4 में एक फंक्शन लिखा इक्वल टू का साइन लगाकर सम, और ब्रैकेट में कुछ इस तरीके से लिख दिया। इससे आपको पता है इससे क्या दिख रहा है आपको? ये B और 4, यानी कि जो सेल एड्रेस B4 होता है, बस उसी को है ना हमने ऐसे लिख दिया है, B और 4 के बीच में डॉलर का सिंबल लगा के। ऐसे ये D5 लिखा हुआ है, यानी कि सेल एड्रेस D5 की हम बात कर रहे हैं, बट D और 5 के बीच में डॉलर का सिंबल लगा दिया हमने बस। समझ आ गया सभी को? तो अगर ऐसा लिखा हुआ आया है तो इसको मिक्स रेफरेंस के नाम से बोला जाता है। अब हम क्या करेंगे, इस A4 में लगे हुए इस फंक्शन को कॉपी करेंगे, और इसे हमें पेस्ट करना है किसी दूसरे सेल में। तो सपोज दैट कि हम इसे पेस्ट करने जा रहे हैं D5 के अंदर, सारे मिलते जुलते हो जाएंगे, तो एक थोड़ा चेंज कर लो, D6 के अंदर है ना हम इसे पेस्ट करने जा रहे हैं। तो बताइए यहां पर क्या चेंज या बदलाव आएगा सेल एड्रेसेस में, यहां क्या चेंज आएगा? ठीक है जी, तो पहले तो ये चेक कर लो कि इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है। आप A4 से D6 में जा रहे हैं, तो A से D जा रहे हैं, तो A को छोड़ दो, B C D, यानी कि 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है कॉलम की हेडिंग में। और 4 से लेके 6 की तरफ जाएंगे तो 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है रो के नंबर में, पंक्ति के नंबर में। ठीक, अब यहां क्या करना है आपको, उसमें वो है मेन इंपॉर्टेंट बात। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो मिक्स रेफरेंस है, क्या बोल रहे हैं इसको? मिक्स्ड रेफरेंस। इसमें है ना हमें ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, जैसे A और बीच में डॉलर का सिंबल, और यहां लिख दिया 1। तो अगर ऐसा कभी कोई सेल एड्रेस आपको दिखाई दे कि कॉलम और रो की हेडिंग के बीच में आपको डॉलर का सिंबल दिखाई दे, तो यहां पर एक कंडीशन आएगी, और वो कंडीशन है दैट इज रो डज नॉट चेंज। रो डज नॉट चेंज, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। हिंदी में क्या कहा जाएगा? पंक्ति नहीं बदलेगी, पंक्ति नहीं बदलेगी। यानी कि अगर आप इस फंक्शन को अगर कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो दूसरे वाले सेल में जाकर पंक्ति नहीं बदलेगी, तो फिर क्या बदल जाएगा? कॉलम बदल जाएगा, यानी स्तंभ बदल जाएगा। ये इसमें एक हिडन बात भी है जो हमें लिखने की जरूरत भी नहीं है। जैसे अगर मैं यहां कह रहा हूं कि रो नहीं बदलेगी, तो कॉलम बदल जाएगा, ऐसे दिमाग में रखना है। हर बात को लिखने की जरूरत नहीं होती है।
जो नहीं बदलेगा वो लिख लो बस, रो नहीं बदलेगी। तो इसका मतलब ये है कि जो रो का नंबर है ना वो नहीं बदलेगा, कॉलम की हेडिंग बदल जाएगी। तो हमने यहां पर जो डिफरेंस निकाला था इसकी हमें जरूरत भी नहीं है यहां पर, इसकी हमें जरूरत भी नहीं है यहां पर। तो क्या बदलेगा, वो केवल कॉलम बदलेगा। तो कॉलम में कितना चेंज आ रहा है, 3 का। तो यहां देखो क्या लिखा है बी, तो बी को छोड़ दो, सी डी ई, तो यहां आ जाएगा बेटा ई, और यहां डी लिखा हुआ है तो डी को छोड़ने का 3 आगे बढ़ जाइए, ए बी सी डी ई एफ जी, तो यहां आ जाएगा जी। अब बाकी सब चीजें कैसे लिखी जाएंगी, ये जो 4 लिखा है उसे एज इट इज 4 लिख दो, ये जो 5 लिखा है उसे एज इट इज 5 लिख दो, और डॉलर का सिंबल जैसे लग रहा था वैसे लगा दो। ये आ गया आपका आंसर। अब पेपर में कैसे पूछेंगे, पेपर में बिल्कुल एज इट इज लिख के दे देंगे और बोलेंगे कि बताइए कि A4 में ये फंक्शन लगा हुआ है, अगर हम इसे कॉपी करके D6 में पेस्ट कर रहे हैं तो बताओ सही आंसर क्या आएगा। तो एज इट इज लिखा हुआ होगा एक ऑप्शन में, वही हमारा सही आंसर होगा। बताइए बात समझ में आ गई या नहीं। रो डज नॉट चेंज, यानी कि पंक्ति नहीं बदलेगी, तो क्या बदलेगा, कॉलम बदल जाएगा। बताओ बात समझ में आ गई या नहीं। ठीक, अब इसी चीज में थोड़ा सा चेंज या बदलाव कर लेते हैं। क्या बदलाव करेंगे, यहां पर जो B4 लिखा हुआ है डॉलर बीच में, अब डॉलर का सिंबल पहले लगा देंगे और B4 को ऐसे लिख देंगे। ऐसे यहां पर D5 लिखा हुआ है तो डॉलर का सिंबल पहले लगा देंगे और यहां लिख देंगे D5। ठीक है जी। और अब हम इसको सेम चीज करेंगे, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। ठीक, सेम काम करना है, यानी A4 में ये फंक्शन लगा हुआ है, इसे कॉपी करके D6 में पेस्ट करना है। अब डॉलर का जो पोजीशन है वो बदल चुकी है, अब सेल एड्रेस के बीच में नहीं है, B और 4 के बीच में नहीं है, पहले है। तो अब यहां पर कंडीशन कुछ हमें ऐसे दिखाई दे रही है, जैसे कि डॉलर का सिंबल पहले और सेल एड्रेस पूरा बाद में। तो बस यहां पर जो रो लिखा हुआ है ना इसकी जगह कॉलम शब्द लिख दो। यहां पर क्या होगा इस कंडीशन में, कॉलम डज नॉट चेंज, यानी कि स्तंभ नहीं बदलेगा, स्तंभ नहीं बदलेगा। तो अगर कॉलम नहीं बदलेगा तो कुछ बदलेगा, हाँ क्या, रो बदल जाएगी। तो इस कंडीशन में रो बदलेंगे, कॉलम को नहीं छेड़ेंगे। तो रो का नंबर क्या है, ये 4 और यहां पर 5, कॉलम से हमें कुछ नहीं करना। तो यानी कि कॉलम से हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ना, तो इसे हटा दो। अब रो के नंबर में देख लो कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। 4 से हम 6 पे जा रहे हैं तो 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, वही चीज यहां कर दो। रो के नंबर में 2 इंक्रीमेंट करेंगे तो 6 आ जाएगा, 5 में 2 इंक्रीमेंट करेंगे तो 7 आ जाएगा। डॉलर का सिंबल जैसा है वैसे ही रहेगा, जैसा कॉलम की हेडिंग है वैसी ही रहेगी, और बीच में लगा देंगे कोलन का सिंबल। ये आ गया आपका आंसर। बताइए इज दैट क्लियर और नॉट। तो अगर मिक्स रेफरेंस आपसे पूछ लिया जाए, चाहे तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाकर, चाहे ऐसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाकर, आप दोनों तरीके से ही आंसर दे सकते हैं। बस कंडीशन याद रखना कि सेल एड्रेस के बीच में अगर डॉलर का सिंबल आ रहा है तो उसमें रो डज नॉट चेंज, यानी कि पंक्ति नहीं बदलती। और अगर डॉलर पहले आ रहा है सेल एड्रेस से तो कॉलम डज नॉट चेंज, यानी कि कॉलम यानी स्तंभ नहीं बदलेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो ये था मिक्स रेफरेंस का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाया। अब आगे देखिए, इसके बाद है ना अगला एक और रेफरेंस आता है हमारे सामने जिसे एब्सोल्यूट रेफरेंस के नाम से बोलते हैं। एब्सोल्यूट रेफरेंस। देखो ऐसा हो सकता है कि एक बार को ये जो मिक्स रेफरेंस मैंने आपको समझाया इसका क्वेश्चन शायद ना पूछा जाए, है ना, या बार बार कभी पेपर में रिपीट ना हो। बट एब्सोल्यूट रेफरेंस का केस और जो सबसे पहला बताया मैंने रिलेटिव रेफरेंस, इन दोनों केसेस को तो जरूर पूछा जाता है पेपर में। अक्सर ये क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। तो अब इसमें क्या करना है, ठीक है, देखो कुछ चीजें सेम रखेंगे, यहां से ये B4 और D5 को अब कुछ अलग तरीके से लिखेंगे। क्या लिखना है हमको, देखो यहाँ क्या लिखा था, B4 और D5, तो हमें डॉलर का सिंबल लिखना है, फिर B लिखना है, फिर डॉलर का सिंबल और 4। अब जो B4 सेल एड्रेस है उसको ऐसे लिखेंगे, B से पहले भी डॉलर का सिंबल और 4 से पहले भी डॉलर का सिंबल। यहाँ क्या लिखा था, D5, तो D से पहले भी डॉलर का सिंबल और 5 से पहले भी डॉलर का सिंबल। तो एब्सोल्यूट रेफरेंस में कुछ इस तरीके से आपको फंक्शन लिखा हुआ दिखाई देगा। क्वेश्चन में ऐसे लिख के देते हैं कि बोलेंगे A4 में अगर ये फंक्शन लिखा हुआ है
और अगर हम इसे A4 से D6 में पेस्ट कर रहे हैं, कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं, तो बताइए यहां क्या नया फंक्शन या फॉर्मूला बन के आएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखो इसका सही आंसर होगा डॉलर का सिंबल बी, डॉलर का सिंबल 4, डॉलर का सिंबल डी और डॉलर का सिंबल 5। आप बोलेंगे सर ये तो आपने एज इट इज ऊपर वाले ही कॉपी करके पेस्ट कर दिया, यहाँ पर जो यहाँ लिखा हुआ वही आपने यहाँ लिख दिया। जी हाँ, इसका मतलब नो चेंज। कॉलम की हेडिंग में और रो के नंबर में कोई भी चेंज नहीं होगा अगर आप एब्सोल्यूट रेफरेंस की बात कर रहे हैं तो ये बात आप यहां पर नोट कर सकते हैं कि एब्सोल्यूट रेफरेंस का मतलब क्या है। अगर आप एब्सोल्यूट रेफरेंस इस्तेमाल कर रहे हैं किसी फंक्शन में तो ये नोट कर लीजिए। फॉर्मेटिंग इसकी ये है, जैसे A1 कोई सेल एड्रेस है तो A से पहले भी डॉलर का सिंबल और 1 से पहले भी डॉलर का सिंबल, ये इसकी फॉर्मेटिंग है। और लिख लीजिए कॉलम एंड रो डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज। हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिख लो, स्तंभ और पंक्ति दोनों में से कोई भी नहीं बदलेगी, स्तंभ और पंक्ति दोनों में से कोई भी नहीं बदलेगी। बताओ जी, बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक है, नोट कर लीजिए। तो फाइनली है ना, मैंने आपको बताया कि एक्सेल में ना रेफरेंसेस का भी कॉन्सेप्ट मौजूद है, जिसमें 3 तरीके के रेफरेंसेस होते हैं। एब्सोल्यूट रेफरेंस जिसमें दोनों ही चीजें बदलेंगी, कॉलम और रो दोनों, है ना, ये बाय डिफॉल्ट रेफरेंस भी होता है। ठीक, यानी कि जब आप फंक्शन को कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं तो उसे रिलेटिव रेफरेंस ही बोलते हैं। बट अगर आप मिक्स रेफरेंस यूज करते हैं तो उसमें 2 कंडीशन है। अगर सेल एड्रेस के बीच में डॉलर का सिंबल है तो उसमें रो नहीं बदलती है, कॉलम बदलता है। बट अगर मिक्स रेफरेंस में एक और कंडीशन की बात करें जिसमें सेल एड्रेस से पहले अगर आपको डॉलर का सिंबल दे रखा है तो उसमें कॉलम डज नॉट चेंज, रो चेंज, यानी रो बदलती है केवल। और अगर एब्सोल्यूट रेफरेंस की बात करें तो ना तो कॉलम की हेडिंग और ना ही रो का नंबर कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है, चलिए। एक बच्चे का कमेंट है, सॉरी सर इंटरप्ट यू, लेकिन मैं आपको थैंक यू बोलने आया हूं, आपने मुझे व्हाट्सएप पर रिप्लाई दिया। अरे मेरे भाई, मैं सबको रिप्लाई देता हूँ, मेरे को जैसे ही समय मिलता है मैं सबको रिप्लाई करता जाता हूँ। वो एक अलग बात है कि कभी किसी का गलती से छूट गया हो रिप्लाई करना, वरना मैं मोस्टली कोशिश यही करता हूँ कि जितना जल्दी हो रिप्लाई आपको कर ही दूँ, क्योंकि थोड़ा कम समय मिलता है हमें व्हाट्सएप चेक करने का, कि क्लासेस वगैरह ही लेते रहते हैं पूरे दिन भर, तो टाइम कम मिलता है। बाकी आपने देखा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। हाँ, मैं क्वेश्चन जो भी है, देखो आप लोग जो भी मुझे क्वेश्चन भेजते हैं ना, किसी भी एग्जाम के PYQ वगैरह, या आपके अपने डाउट्स भेजते हैं जो किसी एग्जाम में आए हों या किसी बुक के हों, मैं कोशिश करता हूँ इन सभी क्वेश्चन की है ना प्रैक्टिस आपको करा दूं। ठीक है, तो बस प्रैक्टिस के लिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो करते रहिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले कम्युनिटी पोस्ट में जाओ, वहां क्वेश्चन आंसर करिए, मॉक टेस्ट जैसी फीलिंग आएगी, और उनका एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। एक प्लेलिस्ट है MCQ प्रैक्टिस फॉर ऑल एग्जाम। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। एक बच्चे ने लिखा है ऑटो फिल क्या होता है। ऑटो फिल मैंने लास्ट क्लास में बताया तो था, आप है ना लास्ट क्लास में जाइए और लास्ट क्लास में ऑटो फिल का जो कॉन्सेप्ट समझाया था उसको पढ़ के आइए। ऑटो फिल की तो मैंने बहुत सारी कंडीशन बताई थी आपको। ठीक है, तो ये समझ में आ गया रेफरेंसेस क्या होता है। ठीक है, अब हम है ना आगे की तरफ बढ़ते हैं, और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एक्सेल में जब हम काम कर रहे होते हैं, और वो है अगर कोई मैथमेटिकल इक्वेशन दे रखी है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, वो मैं आपको और बता दूं। ठीक है, तो इसे है ना हेडिंग ऐसे डालना, ऑर्डर ऑफ प्रिफरेंसेस, प्रीफरेंसेस। ठीक है, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस का मतलब एक, मतलब कि अगर आप कोई ऑपरेशन करने जा रहे हैं तो उसका क्रम क्या होगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस का मतलब आपको किसी फंक्शन या फॉर्मूले में ना क्रम फॉलो करना है। क्या है मैं समझाऊंगा अभी, इस इंग्लिश में ऐसे ही बोलते हैं ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस। देखो, सपोज दैट के है ना आप अपनी एक्सेल की शीट में, ये है आपकी एक्सेल की शीट, और ये बात आपको पता है कि एक्सेल की शीट में आपको कॉलम्स दिखाई देते हैं यानी कि स्तंभ, और इसके बाद रोज यानी कि पंक्तियां दिखाई देती हैं। कॉलम की हेडिंग होती है ABCD करके, और रो की हेडिंग होती है 1 2 3 करके, है ना।
अब आप है ना किसी भी सेल में आप डायरेक्टली इक्वल टू का साइन लगाकर एक मैथमेटिकल फंक्शन मतलब मैथमेटिकल इक्वेशन भी लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको है ना ऐसा कोई प्री डिफाइंड शब्द ही लिखना पड़े, जैसे इक्वल टू लगा के सम लिख रहे हो ना, ऐसा जरूरी नहीं है। मैथमेटिक्स में आप एक चैप्टर पढ़ते हो ना, और उस चैप्टर का नाम क्या होता है? सिंप्लीफिकेशन, या शायद नंबर सिस्टम भी उसे कहा जाता है, जिसमें सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन करने होते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्पल के लिए लिख देता हूं यहां पर, कि आपसे पूछा जाएगा कि यहां लिखा हुआ है 100/20 प्लस 10 और यहां मल्टीप्लाई बाय 4, ऐसे लिख कर देते हैं ना मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस, और बोलेंगे बताओ जल्दी से सॉल्व करके इसका सही आंसर क्या आएगा। तो इसको सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन बोला जाता है। ठीक, तो बेसिकली है ना इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं, इनको अगर एक्सेल में किया जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो आप इसके लिए क्या करेंगे, किसी भी सेल में जहां आपकी मर्जी हो वहां इक्वल टू का साइन लगाइए और बस ये पूरा का पूरा लिख दीजिए। ठीक है, तो सपोज दैट कि मैं यहां पर A1 सेल एड्रेस में एक इस तरीके की इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, यानी इक्वल टू का साइन लगाकर मैं लिखूंगा 100/20 प्लस 10 और मल्टीप्लाई बाय 4। तो अगर मैंने ऐसा लिखा तो इसका सही आंसर क्या आएगा, और यहां पर कौन सा रूल फॉलो करना होगा, किसे पहले फॉलो करेंगे, ये चीज है ना हम यहां पर समझने जा रहे हैं। ठीक है, हाँ, अब जैसे एक बच्चे ने लिखा सर बॉड मास का रूल लगाकर किया जाता है। ठीक है, अब देखो बॉड मास रूल क्या कहता है। अगर हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं तो बॉड मास रूल ये कहता है, बी का मतलब है ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। तो अगर आप मैथमेटिक्स की बात करें तो क्या आप कभी किसी ऐसी इक्वेशन में सब्ट्रैक्शन को पहले सॉल्व कर सकते हैं एडिशन से पहले? बताओ। जैसे सपोज दैट इक्वेशन बना लेते हैं, एक और एग्जांपल, जैसे इक्वल टू का साइन लगाकर यहां पर भी इक्वल टू का साइन लगा दो, क्योंकि एक्सेल की बात चल रही है तो एक्सेल में इक्वल टू का साइन लगाए बिना फंक्शन फॉर्मूले की कोई बात ही नहीं हो सकती है ना, क्योंकि इक्वल टू का साइन लगाना ही पड़ता है। तो इक्वल टू का साइन लगा के लिखें तो ज्यादा बेहतर है। तो अगर सपोज दैट कि मैं यहां ये लिखूं, समझना इस बात को सभी लोग, है ना, जैसे मैं यहां लिखूं 100-50 प्लस 20, अब इसका आंसर क्या आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, बताइए। इसका आंसर क्या आना चाहिए? अब देखो इसका आंसर क्या आएगा, आप पहले पॉजिटिव नंबर को जोड़ लेंगे, है ना, और पॉजिटिव नंबर को जोड़ने के बाद माइनस कर देंगे, है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम ही आएगा इसमें, तो कुछ और लेके देखते हैं। एक काम करते हैं, जैसे यहां पर लिख देते हैं 100 और यहां लिख देते हैं -20 और यहां लिख देते हैं +20। अब भी सेम ही आएगा, इससे भी सेम ही आएगा ना। देखो मैं जो समझाना चाह रहा हूं ना उसमें इक्वेशन थोड़ी सी ऐसी बनानी पड़ेगी जिसमें आंसर अलग आना चाहिए। अब अलग वाली इक्वेशन कैसे बनाऊं, मैं आपको अभी एक क्लास दिखाऊंगा, उसमें मैंने कई सारे एग्जाम्पल कराए थे, वो आप देख लेना। चलो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो ऐसे ही बता देता हूँ। देखो एक्चुअली होता क्या है कि कई बार जब हम ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, तो जो मैथमेटिक्स में रूल लगता है ना बॉड मास वाला, वो यहाँ पर आके बदल जाता है। वो रूल अगर लगाएंगे तो आंसर अलग आ जाता है। जैसे कि बॉड मास ये कहता है ना कि आपको एडिशन को पहले सॉल्व करना है, उसके बाद ही सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, या आपको डिवीजन को पहले सॉल्व करना है, मल्टीप्लिकेशन को बाद में सॉल्व करेंगे, यही है ना। बट कभी कभी है ना ऐसी इक्वेशन आपको देखने को मिल जाएंगी जिसमें बॉड मास रूल से आंसर अलग आ रहा होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि बॉड मास रूल लगाएंगे मैथमेटिक्स वाला तो इसका आंसर अलग आ रहा होगा, और अगर एक्सेल में इसी को सॉल्व करेंगे तो अलग आंसर आ जाता है। तो इसका मीनिंग क्या है, मतलब इसे फिर सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो कई जगह हमने नोटिस किया कि एक्सेल के बारे में जब पढ़ा, देखा,
इस तरीके के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करी तो हमें एक और शब्द वहां पर लिखा हुआ देखने को मिला और वो होता है पेमदास के नाम से। ये क्या चीज है भाई पेमदास? पेमदास में पी का मतलब होता है पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस का मतलब ब्रैकेट ही होता है, यानी ये बी का मतलब ब्रैकेट है तो यहां पर भी पैरेंथेसिस, पी का मतलब पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट। अब यहां पर ऑफ लिखा हुआ है तो यहां ई का मतलब होता है एक्सपोनेंट यानी कि पावर, ठीक है ना। यहां पर ई को एक्सपोनेंट कह देते हैं और वहां ओ को ऑफ कह देते हैं। यहाँ डी का मतलब क्या है? डिवीजन। यहां पर भी डी का मतलब डिवीजन। यहाँ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ एडिशन, यहां पर भी एडिशन, यहाँ सब्ट्रैक्शन और यहां पर भी सब्ट्रैक्शन। तो ऐसा हमें देखने को मिल जाता है, यानी कि बॉडमास और पेमदास। अब आप बोलेंगे सर ये दोनों अलग अलग कोई रूल होते हैं क्या मैथमेटिक्स के? तो देखो मैं आपको बता दूं कि पेमदास या बॉडमास ये लगभग सेम ही रूल है ना, सेम ही मतलब है इसका। बट एक्चुअली कहीं कहीं पर मैथमेटिक्स जब पढ़ाई जाती है, जैसे कि अमेरिका में, मैंने थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च किया था, तब पता चला कि शायद अमेरिका में बॉडमास रूल या बॉडमास शब्द का इस्तेमाल ना करके पेमदास का इस्तेमाल करते हैं वो लोग। शायद आंसर अलग नहीं आता होगा, है ना। मैथ की इक्वेशन अगर सॉल्व करते होंगे तो चाहे पेमदास से निकाल लो चाहे बॉडमास से निकाल लो, आंसर सेम ही आता होगा। तो ये जो शब्द है ना ये बेसिकली मैथमेटिक्स वाले हैं और लगभग इन दोनों का मतलब सेम ही होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आ जाते हैं एक्सेल में। एक्सेल में जब हम है ना इस तरीके की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, अब वो इक्वेशन हम पेमदास से कर लें चाहे बॉडमास से कर लें, कई बार है ना हमारा आंसर अलग आ जाता है। तब फिर हम यहां पर क्या कंसीडर करें, हम इसे सही आंसर कैसे निकालें? तो देखो मैं आपको बता रहा हूं इसे सॉल्व करने का तरीका। देखो इसके कई सारे स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप तो ये ध्यान रखना ही होता है हमें एक्सेल में कि हम इक्वल टू का साइन लगा जहां से शुरू हो रहा है वहीं से है ना लेफ्ट से राइट की तरफ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यानी कि जो पहले पढ़ता जाएगा उसी को सॉल्व करते जाएंगे। पहली बात तो ये है। जैसे बॉड मास रूल की अगर हम बात करें मैथमेटिक्स में तो हम ये देखते हैं ना कि देखो यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो पहले, या यहाँ पर डिवीजन है तो इसको सॉल्व कर लो, फिर मल्टीप्लिकेशन वाले को कर लो, है ना, फिर एडिशन को करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो कभी हम यहाँ सॉल्व कर रहे होते हैं, कभी यहाँ कर रहे होते हैं, कभी ऐसे मिला जुला के सॉल्व कर लेते हैं। बट एक्सेल में आपको बिल्कुल इक्वल टू के साइन से लेफ्ट से राइट की तरफ ही सॉल्व करते जाना है। बट इसमें भी कंडीशन है, जैसे कि स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 का मतलब यह है कि अगर आपको इस इक्वेशन में जो लिखी हुई है इनमें अगर आपको कोई पावर या फिर कोई ब्रैकेट मिलता है, ब्रैकेट एंड पावर अगर मिलती है तो उसे सॉल्व कर लो सबसे पहले, ठीक है। बट राइट से लेफ्ट की तरफ, यानी अगर ब्रैकेट आपको दिखाई दे तो ब्रैकेट को पहले खोल लेना, पावर दिखाई दे तो पावर को सॉल्व कर लो पहले, ठीक। स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या होगा यहां पर कि आप है ना सबसे पहले माइनस और प्लस में से जो भी मिले उसे सॉल्व करते जाइए। यानी आप इक्वल टू के साइन से जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो अगर कोई प्लस आपको दिख जाए तो उसे सॉल्व कर लो, या माइनस दिख जाए तो उसे सॉल्व कर लो, इन दोनों में से कोई भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा एक चीज छोटी सी चेंज करनी पड़ेगी हमें, यहां पर लिखना है डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। स्टेप नंबर 4 में आएगा ये, स्टेप नंबर 4 में आ जाएगा ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन, है ना, माफ कीजिएगा मैंने ऊपर लिख दिया था। तो यहां लिख लीजिए प्लस एंड माइनस। ये होते हैं टोटल मिला के 4 रूल एक्सेल में इस तरीके की सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने के। समझ में आ रही है बात? देखो अभी तो एक छोटी मोटी इक्वेशन आप लोगे ना तो हो सकता है कि बॉड मास से भी सेम आंसर आ रहा हो और इस रूल का यूज कर रहे हो तब भी आंसर सेम आ रहा हो। बट ऐसी कंडीशंस फंस जाती हैं जिसमें ना आपका दोनों आंसर अलग अलग आ रहा होगा, बॉड मास से आंसर अलग आ रहा होगा और एक्सेल में आंसर अलग आ रहा होगा, इक्वेशन सेम ही होगी। तब उसमें यह ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो कहीं भी आगे पीछे से सॉल्व नहीं करेंगे, इक्वल टू के साइन से ही सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन या दूसरा स्टेप कि इक्वल टू के साइन के बाद जो भी आपको पहला ब्रैकेट मिल जाए या पहली पावर मिल जाए उसे सॉल्व करते जाइए। तीसरे स्टेप में आपको इक्वल टू के साइन के बाद चाहे तो पहले डिवीजन मिल जाए चाहे मल्टीप्लिकेशन मिल जाए उसे सॉल्व करते जाइए। और चौथे स्टेप में इक्वल टू के साइन के बाद आपको चाहे पहले प्लस मिल जाए चाहे सब्ट्रैक्शन मिल जाए उसे सॉल्व करते जाइए। समझ में आया? तो अब मैं एक काम करूंगा, इसको
एक्सेल के तरीके से भी सॉल्व करते हैं और इसको बॉड मास से भी सॉल्व करके देखते हैं और देखते हैं आंसर सेम आएगा या अलग आता है। सेम भी आ सकता है, ठीक है। अब देखो यहां पर ना तो पावर है ना ही ब्रैकेट है, तो केवल डिवीजन दिखाई दे रहा है, मल्टीप्लिकेशन और प्लस यानी एडिशन दिखाई दे रहा है बस। तो हम सबसे पहले स्टेप नंबर 3 में जाएंगे और देखेंगे। सबसे पहले डिवीजन आ रहा है तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये कितना हो गया, ये आ जाएगा बेटा 50, ठीक है। अब क्या करना, मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें आगे प्लस का साइन लगाकर 10 लिख दो। अच्छा 10 नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर लो। 10 का 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो स्टेप नंबर 3 हमारा पूरा हो गया। स्टेप नंबर 4 में जाइए। अब इक्वल टू के साइन के बाद चाहे तो पहले प्लस आ जाए चाहे माइनस आ जाए, कोई भी आ जाए, उसको सॉल्व कर लो। तो माइनस इसमें है ही नहीं, केवल प्लस दे रखा है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा दैट इज 90, ठीक। अब बॉड मास से करके देखते हैं। बॉड मास वाले रूल से इसको सॉल्व करके देखते हैं। इक्वल टू का साइन लगा के, ना तो इसमें ब्रैकेट है ना ही ऑफ लिखा हुआ है, तो डिवीजन सबसे पहले सॉल्व करिए। तो डिवीजन क्या होगा, ये आ जाएगा बेटा 50। फिर मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है, तो ये मल्टीप्लिकेशन से कितना आ जाएगा, दैट इज 40। फिर एडिशन को सॉल्व करना है, तो इससे भी आंसर हमारा कितना आ रहा है, 90 ही आ रहा है, 90 ही आ रहा है, यानी कि दोनों से सेम ही आ रहा है। समझ में आ गई बात। एक बच्चे ने लिखा है 5 आ रहा है, 5 कैसे आएगा भाई। भाई ये 100/20 लिखा हुआ है, जीरो से जीरो कट गया, 2×5 = 10। ओ हो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया समझ गया समझ गया, वो मैंने जीरो एक्स्ट्रा लिख दिया, ठीक है माफ कीजिएगा, वो मैंने जीरो एक्स्ट्रा लिख दिया था। वो मैंने बोला तो वही कि जीरो से जीरो कट गया, बट जीरो मैंने लिख दिया था, यानी 5 आएगा ना। और ये यहाँ पर क्या लिखा है, दैट इज प्लस का सिंबल, और ये मल्टीप्लिकेशन यानी कि 40 हो जाएगा, तो इसका टोटल आंसर आ जाएगा दैट इज 45 यानी कि 45, ठीक है। चलिए माफ कीजिएगा। तो ये 5 आंसर आएगा, और ये हो गया 40 और ये हो गया 45, है ना। तो यहाँ पर भी सेम ही आएगा, ये भी 5 हो जाएगा और ये 40 और ये आ जाएगा 45, ठीक है जी 45। तो फाइनली है ना, हमने ये देखा कि मैथ, अगर हम बॉड मास रूल की बात करें मैथमेटिक्स की, या फिर अगर हम एक्सेल की बात करें, तो दोनों में यहाँ पर सेम ही आंसर आ रहा है, बट ऐसा हमेशा नहीं होता है। तो देखो मैं आपको ना एक क्लास दिखाने जा रहा हूँ, उस क्लास में मैंने कई सारे एग्जाम्पल कराए थे, तो ये क्लास आपका एक होमवर्क है, और इस क्लास को है ना आपको देखना है, ठीक है। अभी आपको मेरे कंप्यूटर का डिस्प्ले कैप्चर दिखाई देगा, और मैं एक वेब ब्राउज़र ओपन करने जा रहा हूँ, इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज, जो कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का बाय डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र है। और अब हम यहाँ पर खोलेंगे यूट्यूब को। तो आपको मैंने बताया था मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर के नाम से, ठीक है। तो उसे सर्च कर लेते हैं, कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर, ये मेरा चैनल है। आप यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, पहले तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जब आप जाओगे ना, तो एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने, एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर ऑल एग्जाम, ये वाली, ठीक है। अब इसमें है ना आई थिंक 15 या 16 नंबर की क्लास है, जिसमें मैंने कई सारे एग्जाम्पल कराए थे। मैं देख लेता हूँ, शायद 15 नंबर की क्लास ही है। ये रही वो क्लास, है ना। क्लियर है। तो ये क्लास आप देख लेना, इसमें देखो यही सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करा रहा हूँ, है ना। कई सारे एग्जाम्पल ले लेके मैंने है ना इसको सॉल्व कराया था। जैसे देखो यहाँ पर भी मैंने ये रूल्स लिखे हैं, ठीक है। जैसे स्टेप नंबर 1 पे लिखा हुआ ब्रैकेट या पैरेंथेसिस को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। ऑर्डर और ऑर्डर ऑफ पावर कह देते हैं, और एक्सपोनेंट कह सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर स्टेप नंबर 1 में ये बता दिया कि इक्वल टू के साइन के बाद लेफ्ट से राइट की तरफ सॉल्व करते हैं, तो चाहो तो ऐसे लिख लो, है ना।
या फिर आप इन चीजों को लिख सकते हैं ऐसे, यानी कि ब्रैकेट या पैरेंथेसिस। देखो ब्रैकेट का ही मतलब पैरेंथेसिस होता है। जैसे पेमदास बताया था, पेमदास में पी का मतलब था पैरेंथेसिस, बी का मतलब ब्रैकेट होता है, तो दोनों का मतलब सेम ही है। तो जो पहले आ जाए उसे सॉल्व कर लो, है ना। और जो पावर है, ठीक है, या एक्सपोनेंट कह दीजिए, उसको फिर सॉल्व कर लीजिए। फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, इन दोनों में से जो आपको मिल जाए वो आपको सॉल्व करना है, लेफ्ट टू राइट। और एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो उसको भी सॉल्व कर लीजिए लेफ्ट टू राइट, यानी जो इन दोनों में से पहले मिल जाए उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें कई सारे एग्जाम्पल कराए थे मैंने, ठीक है। तो ये क्लास है ना, आप जरूर देख लेना। क्या हो गया, ब्लैक कैसे हो गया, ये आ गया, ठीक है। तो इनमें क्या होगा ना, आप इन क्वेश्चन को जब आप बोर्ड मास से है ना सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ना, तो हो सकता है कि यहाँ पर आंसर आपका चेंज आ जाए, अलग आ जाए। तो इसलिए इस क्लास को आप एक बार देख लेना। अब आ जाता हूं मैं आपके सामने। ठीक है भाई, समझ आ गया। मतलब मैंने स्टेप नंबर 1 पे यहाँ ये लिख दिया है कि लेफ्ट से राइट की तरफ ही सॉल्व करना होता है हमेशा, हम बीच बीच में ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। एक एक स्टेप में चलते जाओ और लेफ्ट से राइट की तरफ चलते जाइए, सॉल्व करते हुए लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है। बाकी ये चीजें, यानी कि थर्ड और फोर्थ स्टेप तो चाहो तो आप ऐसे चेंज कर लो कि आपको डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में से सॉल्व करना है और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में से सॉल्व करना है, जो भी पहले आ जाए, ठीक है। दूसरे स्टेप में मैंने यहाँ पर कॉमन बात लिख दी है, जो कि उस क्लास में मैंने पहले और दूसरे स्टेप पर लिखी है। चाहो तो वैसे लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, एक ही बात है। यानी कि पहले आप है ना इसको सॉल्व कर लो, ब्रैकेट मिल जाए तो, फिर उसके बाद पावर मिल जाए तो पावर को सॉल्व कर लो, फिर सॉल्व कर लीजिए इसको, ठीक। तो ऐसे है ना क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिले बीते कुछ समय पहले, जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, जिसमें है ना इसी तरीके की एक इक्वेशन दी गई और बोला गया कि बताओ इसका सही आंसर क्या आएगा। अब ज्यादातर बच्चों को यही पता है कि इस तरीके की कोई इक्वेशन जब पूछी जाती है तो उसमें बॉड मास रूल लगाकर हम आंसर निकाल लेते हैं। अब उस बॉड मास रूल लगाने के बाद जो आंसर आया वो आंसर सही नहीं था। एक्सेल में जब उस इक्वेशन को सॉल्व करके देखा तो अलग आंसर आ रहा था, ठीक है जी। तो आप है ना इस क्लास को जो मैंने बताया उसको जरूर देखना, आपको प्रॉपर पूरा आइडिया हो जाएगा। करीब 7-8 एग्जाम्पल मैंने वहां पर दिए थे और सॉल्व कराया उसको, ठीक है। एक बार देख लेंगे ना उस क्लास को तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आया तो छूटेगा नहीं आपसे, हमेशा सही करके आएंगे, ठीक है। तो फाइनली है ना एक्सेल में जितने भी सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होने चाहिए, है ना, जिनकी जानकारी आपको पहले से होनी चाहिए, वो सब मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। अब एक बार मैं चाहूंगा कि बोर्ड पर एक बार एक्सेल का प्रारूप आपको बना के दिखा दूं। वैसे मैंने आपको एक्सेल की शुरुआत में भी एक्सेल कैसा दिखाई देता है ये बात भी मैंने आपको दिखा दी है। एक्सेल पे जब हम काम करते हैं ना तो एक्सेल की फाइल और एक्सेल की एप्लीकेशन कैसे खुलती है ये भी मैं आपको दिखा चुका हूँ, बट मैं बोर्ड पर आपको फिर से है ना एक बार बना के दिखाना चाहूंगा कि एक्सेल दिखता कैसे है, जैसे एमएस वर्ड को दिखाया था। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है, वो याद रखिएगा, ठीक। ये एमएस एक्सेल की एप्लीकेशन है। जब आप एमएस एक्सेल एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो ये ध्यान रखिए कि सबसे पहले एप्लीकेशन खुलती है और एप्लीकेशन के अंदर है ना एक्सेल की फाइल खुलती है। तो एप्लीकेशन को भी बंद किया जा सकता है अलग से और फाइल को भी बंद किया जा सकता है अलग से, बट ये ध्यान रखना होता है कि फाइल को अलग से अगर बंद कर रहे हैं तो एप्लीकेशन खुली रहेगी, बट जब एप्लीकेशन को बंद करेंगे तो फाइल अपने आप बंद हो जाती है एप्लीकेशन के साथ, ठीक है ना। यानी एप्लीकेशन को बंद करने की शॉर्टकट की क्या है, ऑल्ट प्लस F4, जिसमें एप्लीकेशन और फाइल दोनों बंद हो जाएंगे। बट अगर केवल फाइल को बंद करना है तो इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस W, जिसमें फाइल बंद होगी एप्लीकेशन बंद नहीं होगी, ठीक है। अब देखो यहां पर भी है ना सबसे ऊपर की तरफ आपको क्या दिखाई देगा, दैट इज टाइटल बार। और टाइटल बार में भी यहां छोटे से एरिया में क्विक एसेस टूल बार दिखाई देगा, जैसा सेम एमएस वर्ड में था। और ये जो पट्टी आपको दिखाई दे रही है इस पट्टी को बेसिकली टाइटल बार के नाम से बोल दिया जाता है, ठीक है। अब इस टाइटल बार में यहां पर आपको एक बीच में ऑप्शन भी मिलता है, जो कि एक नया ऑप्शन दिया गया है, और ये नया ऑप्शन है दैट इज सर्च का। यानी एक्सेल के रिगार्डिंग आपको किसी शब्द के बारे में पता है, केवल शब्द के बारे में, वो कैसे इस्तेमाल में लाया जाता है, कहां पर होता है, ये कुछ भी नहीं पता, तो आप यहां पर सर्च करके ढूंढ सकते हैं।
जिसकी शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस क्यू होती है। मान लो पूछ लिया जाए कि एक्सेल में अगर कुछ भी आपको सर्च करना है, ढूंढना है, तो एक नया न्यू सर्च ऑप्शन दिया गया है, इसकी शॉर्टकट की बताओ, तो आंसर है ऑल्ट प्लस क्यू। ठीक। तो इसी टाइटल बार में आपको फाइल का नाम दिखाई देगा, है ना, और यहाँ पर 3 बटन आपको दिखाई देते हैं जो बिल्कुल सेम है, यानी मिनिमाइज, और ये होता है मैक्सिमाइज और रीस्टोर डाउन का बटन, और ये होता है क्लोज द एप्लीकेशन का बटन। ये मैं आपको एमएस वर्ड में समझा चुका हूँ। इसके जस्ट नीचे है ना आपको यहाँ पर एक और पट्टी दिखाई देगी, इसको मेन्यू बार के नाम से बोल देते हैं, और नीचे मोटी सी एक और पट्टी दिखाई देगी, इस पट्टी को रिबन के नाम से बोला जाएगा। तो ये बात हम सभी लोगों को पता है कि अगर हम मेन्यू बार के किसी भी मेन्यू या टैब पर क्लिक करते हैं तो उसके टूल और कमांड हमें कहाँ दिखाई देती हैं? रिबन पे दिखाई देती हैं। एक बात और ध्यान रखनी है, ये जो क्विक एक्सेस टूल बार आपको टाइटल बार में दिखाई दे रहा है, ये पूरी पट्टी टाइटल बार कहलाती है। तो क्विक एक्सेस टूल बार टाइटल बार के लेफ्ट हैंड साइड पर जो दिख रहा है, अगर हम चाहें तो इसे रिबन के नीचे भी ला सकते हैं। ये भी नोट कर सकते हैं, इसे रिबन के नीचे भी लाया जा सकता है, नीचे भी लाया जा सकता है। या तो क्विक एक्सेस टूल बार को आप रहने दीजिए टाइटल बार में ही लेफ्ट हैंड साइड में, या फिर आप इसे रिबन के नीचे भी ला सकते हैं। अब देखो रिबन के नीचे है ना आपको 2 चीजें देखने को मिलेंगी, एक तो ये चीज देखने को मिलती है और एक है ये वाली पट्टी। तो दोनों का मीनिंग क्या है समझाता हूं। ये जो पट्टी आपको दिखाई दे रही है इसको तो बोलते हैं बेटा फॉर्मूला बार। क्या बोलते हैं? फॉर्मूला बार। अब नाम से तो ऐसा ही लग रहा है कि फॉर्मूला बार में एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन लिखा जाता होगा वो यहां दिखता होगा, इसलिए इसका नाम है फॉर्मूला बार। बट ऐसा नहीं है, फॉर्मूला बार में आपको हर चीज दिखाई देगी, हर चीज दिखाई देती है। समझ में आ गई बात या नहीं? क्या मतलब है हर चीज दिखाई देने का? मतलब एवरीथिंग। मतलब चाहे तो आप है ना यहाँ पर किसी भी सेल के अंदर कोई फंक्शन या फॉर्मूला लिखें, चाहे नॉर्मली कोई टेक्स्ट लिखें, सब चीज आपको है ना, सारी की सारी चीजें आपको फॉर्मूला बार में लिखती हुई दिखाई देंगी। नाम से ही ऐसा लग रहा होता है कि फॉर्मूला बार में फॉर्मूला ही दिखाई देता होगा। सपोज दैट देखो नीचे की तरफ जो एरिया है आपको पता ही है, यहाँ पर कॉलम दिखाई देंगे और फिर आपको रोज दिखाई देंगी, यानी कि पंक्तियां जहां पर आप काम करेंगे। यहाँ पर आपको नंबर्स दिखाई देंगे 1 2 3 4 5, और यहाँ पर आपको हेडिंग्स दिखाई देंगी कॉलम की ABCDEFGH के फॉर्म में, है ना। तो अगर हम किसी भी सेल में कोई फंक्शन या फॉर्मूला लिखें तो वो आपको यहाँ दिखाई देगा। बट अगर आप किसी भी सेल में मान लो अपना नाम लिखें तो वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। मेरा कहने का मतलब ये है, तो इस बात को याद रखना। ये जो छोटा सा डब्बा आपको दिखाई देगा फॉर्मूला बार के बगल में, इसे बेसिकली नेम बॉक्स के नाम से बोला जाता है। ये क्या होता है? यहां पर है ना आपके उस सेल का एड्रेस दिखाया जाता है जहां पर आप हो। सपोज दैट कि आप इस वाले सेल एड्रेस में हैं, यहां कुछ टाइपिंग कर रहे हैं, तो नेम बॉक्स में D और 3 यानी कि D3 सेल एड्रेस आपको यहां लिखा हुआ दिखाई देगा। तो अगर पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाए कि एक्सेल में काम करते समय अगर आप किसी भी सेल के अंदर हैं तो बताइए अब उस सेल का एड्रेस आपको कहां दिखाई देगा एक्सेल में, वो कहां लिखा हुआ दिखाई देता है? तो आंसर है नेम बॉक्स में। समझ में आ गई बात? तो जिस सेल में आप हैं उस सेल का एड्रेस आपको कहां दिखाई देगा? नेम बॉक्स में। अब देखो सबसे पहली बात नेम बॉक्स में कि आप जिस सेल में हैं तो सेल का एड्रेस आपको दिखेगा नेम बॉक्स में। ब्रैकेट में लिख लो जिस सेल में आप हैं, सेल में आप हैं वहां पर आप उस सेल का एड्रेस नेम बॉक्स में दिख जाएगा। ये तो सबको ही पता है, लगभग लगभग सभी को पता रहता है। बट दूसरी कंडीशन क्या है वो है इंपॉर्टेंट, और जो बीते कुछ समय पहले एक पेपर हुआ है वहां पर भी पूछी गई है ये बात। वहां उन्होंने किस तरीके से पूछा कि अगर आप कोई सेल रेंज लेते हैं, सपोज दैट कि आपने कुछ सेल्स को सेलेक्ट किया जैसे कि B2 से लेकर और मान लीजिए D4 तक, ये आपने सेल रेंज ली है। अब सेल रेंज कैसे लेते हैं, यानी कि B2 से लेकर D4 तक ये सेल रेंज का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपने माउस का इस्तेमाल करके B2 यानी कि इस वाले सेल से लेकर D4 यानी कि इस वाले सेल तक सारे के सारे सेल्स को सेलेक्ट किया होगा। ये माउस का इस्तेमाल करके किया जा सकता है। आप माउस से है ना यहां से पकड़कर
यानी इस वाले सेल से पकड़कर माउस के लेफ्ट क्लिक बटन से जहां तक आप ले जाना चाहें वहां पर जाके ना माउस का लेफ्ट क्लिक बटन छोड़ दो, तो ये जितने भी सेल हैं बीच वाले वो सारे हाईलाइट होकर आ जाते हैं। हाईलाइट होकर आने का मतलब होता है कि जैसे बाकी सारा जो कलर है एक्सेल की शीट का वो व्हाइट कलर दिख रहा होता है, ये ग्रे कलर हो जाता है, ग्रे कलर का बन के आ जाएगा। इससे साफ पता चल रहा होता है कि आपने B2 से लेकर D4 तक इतने सेल्स को सेलेक्ट किया है। तो सेलेक्ट करने का मतलब ही क्या होता है, सेल रेंज। तो अब क्वेश्चन ये पूछते हैं, एक सेल रेंज देकर बोलेंगे कि अगर सेल रेंज ये है तो बताओ नेम बॉक्स में कौन सा सेल एड्रेस दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं केवल पर्टिकुलर मान लो इस वाले सेल में हूं तो इसका सेल एड्रेस तो F2 है, तो नेम बॉक्स में F2 आ रहा होगा। बट यहां तो बहुत सारे सेल्स हो गए ना, पूरी सेल रेंज दे दी हमने, तो अब सेल इसमें नेम बॉक्स में कौन सा सेल का एड्रेस दिख रहा होगा। तो इसका सिंपल सा आंसर है जो सबसे पहला वाला सेल एड्रेस है, ये नोट कर लीजिए, दैट इज B2। और ब्रैकेट में लिख लो जो सबसे पहले, जो सबसे पहला, ऐसे लिख लो, पहला सेल एड्रेस होगा। आप समझ में आ गया। एक्सेल में क्या होता है कि नेम बॉक्स में सबसे पहला सेल एड्रेस किसी भी सेल रेंज का या जितने भी सिलेक्टेड सेल हैं उसमें सबसे पहला जो सेल एड्रेस है वही केवल नेम बॉक्स में दिखाई देगा अगर आप सेल रेंज लेते हैं तो। और अगर केवल एक सिंगल सेल की बात करेंगे तो उसमें भी तो वो तो जिस सेल में आप हो उसी का नाम दिखाई देगा, है ना। जैसे F2 वाले सेल एड्रेस में आप कुछ लिख रहे हैं तो नेम बॉक्स में F2 लिखा हुआ दिखाई देगा। और मल्टीपल सेल्स को सेलेक्ट करते हैं यानी कि सेल रेंज लेते हैं तो उस सेल रेंज में जो सबसे पहला वाला सेल एड्रेस है केवल वही वाला आपको नेम बॉक्स में लिखा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि नेम बॉक्स में है ना आपको ये पूरी की पूरी रेंज यहां पर लिख कर दिखा दी जाए, केवल वहां पर यही वाला सेल एड्रेस दिखता है बस जहां से रेंज शुरू हुई है। ठीक, चलो, तो फाइनली है ना एक्सेल में जितना भी पॉइंट हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं, वो मैंने आपको समझा दिए। अब हम इसको बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से लेके चलेंगे जैसे कि MS वर्ड को समझा था। कोई डाउट है तो पूछिए। इसको चाहें तो आप अपनी नोटबुक में बना लेना, इनसे भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो देखो कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई गारंटी नहीं होती कि इससे पूछेंगे उससे नहीं पूछेंगे। अगर एक टॉपिक लिखकर दे दिया, यानी आपको लिखकर दे दिया कि MS एक्सेल पूछा जाएगा, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको सब कुछ पढ़ के जाना चाहिए अगर आपको फुल में से फुल मार्क्स लाने हैं तो। ठीक है भाई, चलिए, तो अब मैं ना MS वर्ड की तरह इसको भी शुरू करते हैं। ठीक, यानी कि अगर आप MS एक्सेल से संबंधित हर एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं तो आपको इसका मेन्यू बार पढ़ना ही पड़ेगा। और मेन्यू बार के अंदर जितने भी शब्द लिखे हुए दिखाई देते हैं हम उनको मेन्यू या टैब के नाम से बोलेंगे। तो कौन कौन से मेन्यू या टैब मौजूद हैं यहाँ पर, फाइल, इसके बाद होम, इसके बाद है इंसर्ट, इंसर्ट के बाद पहले यहाँ पर ड्रॉ भी आता था बट अब ड्रॉ हटा दिया है, एक नई अपडेट आई है उसमें ड्रॉ नहीं आता यहाँ पर। इसके बाद है ना सीधे यहाँ पर आ जाता है, दैट इज पेज लेआउट। ठीक है, जिसको लेआउट भी कह सकते हैं केवल, बट यहाँ पेज लेआउट शब्द लिखा हुआ आता है। MS वर्ड की अगर हम बात करें तो MS वर्ड में यहाँ केवल लेआउट शब्द लिखा हुआ था। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे पेज लेआउट के बाद तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा फॉर्मूलाज के नाम से, फॉर्मूलाज के नाम से एक टैब। इसके बाद डेटा के नाम से एक टैब मिलेगा आपको। इसके बाद आता है रिव्यू के नाम से, रिव्यू के बाद आता है व्यू के नाम से, व्यू के बाद आता है हेल्प के नाम से, और हेल्प के बाद आता है यहाँ पर दैट इज पावर पिवट के नाम से, पावर पिवट। तो टोटल मिला के ना एक्सेल में हमें इतने सारे मेन्यू या टैब दिए गए होते हैं, एक बार फिर से याद कर लो, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प और पावर पिवट के नाम से। ऐसा हो सकता है कि आपके पास MS एक्सेल का कोई पहला या पुराना वर्जन हो, उसमें सेम यही सीक्वेंस में या इनमें से थोड़ा बहुत चेंज आपको देखने को मिले। जैसे हो सकता है कि आपके किसी वर्जन में, एक्सेल के वर्जन में पावर पिवट लास्ट में ना लिखा हो शायद, है ना, या आपके पास कोई वर्जन हो जिसमें इंसर्ट के बाद ड्रॉ लिखा हो, ऐसा हो सकता है।
तो मैं अभी आपको जो बता रहा हूँ वो लेटेस्ट वर्जन में जितने भी टैब या मेन्यू दे रखे हैं वो ऐसे ही दे रखे हैं। ठीक है। बाकी आपको पता ही है कि अगर आप किसी भी मेन्यू या टैब पर क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ एक मोटी सी पट्टी आपको दिखाई देती है जिसको रिबन के नाम से बोला जाता है। और रिबन पर ही आपको यहाँ पर टूल्स एंड कमांड्स देखने को मिलते हैं, वो भी पहले ग्रुप की फॉर्म में। जैसे मान लो इंसर्ट वाले आप इस मेन्यू या टैब पर जाएंगे तो आपको पहले ग्रुप दिखेंगे रिबन पर, और उन ग्रुप्स के अंदर है ना टूल्स या कमांड्स होती हैं। ठीक, टूल कह दो या कमांड कह दो एक ही बात है। बट केवल फाइल वाला ये जो मेन्यू या टैब है इसी में केवल ग्रुप नहीं होते, इसमें सीधे की सीधे कमांड दे रखी होती है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से फाइल वाले मेन्यू के अंदर कौन कौन सी कमांड दी गई है उनकी चर्चा कर लेते हैं। ज्यादातर वही है जैसे एमएस वर्ड में थी। हमें यहाँ पर सबसे पहला जो टूल मिलेगा वो है इन्फो के नाम से। ठीक है, इन्फो का मतलब होता है यहाँ पर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अबाउट फाइल। ठीक है, यानी कि फाइल की सूचना। अब जल्दी से है ना एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए कि एमएस एक्सेल की फाइल को क्या कहा जाता है। एमएस एक्सेल की फाइल को और क्या कहा जाता है। बताइए। वेरी गुड, नवीन जी ने सबसे पहले आंसर दिया है और आंसर है वर्कबुक। याद है ना, ये ध्यान रखना, वर्कबुक शब्द का इस्तेमाल करते हैं फाइल के लिए। ठीक है, वैसे तो नॉर्मल एमएस एक्सेल फाइल बोल सकते हैं बट वर्कबुक शब्द का इस्तेमाल यहां पर किया जाता है। दूसरे नंबर पर यहां जो आपको टूल मिलेगा वो है न्यू के नाम से। इसका मतलब होता है न्यू वर्कबुक, न्यू वर्कबुक। ठीक है, यानी नई एक्सेल की फाइल। और इसे भी ओपन करने की सेम शॉर्टकट की होती है, दैट इज कंट्रोल प्लस एन, एन फॉर न्यू दिल्ली। ठीक है, एक बच्चे ने लिखा बुक वन। मैं फाइल का बाय डिफॉल्ट नाम नहीं पूछ रहा था, मैं बस ये पूछना चाह रहा था कि फाइल को क्या कहा जाता है। तो अंकित आपने जैसे बुक वन लिखा है तो बुक वन बेसिकली फाइल का बाय डिफॉल्ट नाम होता है अगर हम फाइल का नाम ना दें तो। ठीक है, वो नहीं पूछ रहा था। इसके बाद तीसरे नंबर पर आपको जो टूल मिलेगा वो है ओपन के नाम से। ओपन का सिंपल सा मतलब होता है ओपन एग्जिस्टिंग फाइल्स, है ना। यानी कि आपने पहले से जो एक्सेल की फाइलें बनाई हुई हैं तो उनमें से अगर आप कोई फाइल ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप ओपन वाले बटन पर क्लिक कर सकते हैं या ओपन वाले टूल पर क्लिक कर सकते हैं जिसकी शॉर्टकट की भी होती है, दैट इज कंट्रोल प्लस ओ। ठीक है, बाकी इसकी एक शॉर्टकट की और भी होती है, दैट इज CTRL, यानी कि कंट्रोल के साथ F12। ठीक है, ये भी नोट कर लेना। यानी अगर आप कंट्रोल के साथ ओ दबा दें या कंट्रोल के साथ F12 दबा दें, दोनों से ये ना ओपन डायलॉग बॉक्स मतलब ओपन विंडो ओपन होके आ जाती है। यानी कि आपके सामने एक विंडो खुलेगी जिसमें पहले से बनी हुई फाइलों की लिस्ट आ जाएगी। आप उनमें से किसी फाइल को ओपन करना चाहें तो ओपन कर सकते हैं। ठीक है, चौथे नंबर पर सेव आ जाता है। सेव का मतलब जो भी आप एक्सेल की फाइल में लिखते जा रहे हैं, जो भी कंटेंट आप टाइप करते जा रहे हैं, उसे अगर आपको सुरक्षित रखना है तो सेव बटन का इस्तेमाल करते रहिए या कंट्रोल एस दबाते रहिए, आपका कंटेंट सुरक्षित रहेगा। पांचवें नंबर पर आता है सेव एज। सेव एज का मतलब है कि अगर हम किसी फाइल को नेम एंड लोकेशन दे रहे हैं, मतलब फाइल को नाम देना है और ये भी बताना है कि फाइल कहाँ पर जाके रहेगी, लोकेशन, तो उसी को सेव एज कहा जाता है। इसकी शॉर्टकट की होती है दैट इज फंक्शन की F12। ठीक है, इसके बाद छठवें नंबर पर आता है दैट इज प्रिंट का ऑप्शन। यानी कि अगर आप एक्सेल की फाइल का प्रिंट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट निकाल सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है दैट इज कंट्रोल प्लस P, या फिर दूसरी शॉर्टकट की का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, दैट इज CTRL प्लस, यानी कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12। इससे भी प्रिंट कमांड चली जाती है। और एक मैंने कमांड और भी लिखवाई थी आपको एमएस वर्ड के टाइम पर, जिसे प्रिंट प्रीव्यू कहा जाता है। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब एक्सेल में मतलब जो प्रिंट आउट निकल के आएगा हमारे सामने, तो वो फाइनली जो प्रिंट आउट निकल रहा है कागज पर, ठीक है, उस पर उसको निकालने से पहले कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन पर ही देख लेना कि फाइनल प्रिंट आउट कैसा निकलेगा। क्यों? क्योंकि सपोज दैट कि अगर हमने प्रिंट कमांड दे दी और प्रिंटर ने प्रिंट आउट निकाल के दे दिया और वो गलत निकला,
तो हमारा टाइम भी वेस्ट हो रहा होता है, पेपर भी वेस्ट हो रहा होता है। इसलिए ज़्यादातर लोग फाइनल प्रिंट कमांड देने से पहले प्रिंट प्रीव्यू करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये भी नोट कर लीजिए। ये यहाँ लिखा हुआ नहीं मिलेगा इस पूरी सीक्वेंस में, मैं बस अपने से लिखवा रहा हूँ आपको कि इसको प्रिंट प्रीव्यू कहा जाएगा। मतलब कागज पर प्रिंट निकालने से पहले कंप्यूटर की स्क्रीन पर ही देख लेना कि प्रिंट कैसा निकलेगा, उसे प्रिंट प्रीव्यू कहा जाता है, जिसकी शॉर्टकट की है दैट इज Ctrl+F2। ठीक, चलो नोट कर लीजिए। बाकी देखो और भी यहाँ पर कुछ है ना कमांड्स या टूल दिए गए होते हैं, जैसे कि एक्सपोर्ट नाम का टूल यहाँ पर भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, 7वें नंबर पर लिख लीजिए एक्सपोर्ट। इसका मीनिंग है कि अगर आप एक्सेल की फाइल को पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एक्सपर्ट टूल के थ्रू ये काम किया जा सकता है। तो एक्सपर्ट फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना, तो अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट टूल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, एक टूल यहां पर और मिलेगा आपको, वो है शेयर का। शेयर का मतलब ये होता है कि अगर आप चाहते हैं कि एक्सेल की फाइल को आप माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के क्लाउड स्टोरेज पर शेयर करना, तो इस टूल के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्लाउड स्टोरेज, क्या नाम है इसका बताइए। आपको मैंने पहले भी लिखवाया था एमएस वर्ड के टाइम पर कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्लाउड स्टोरेज का नाम क्या है, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव। ठीक है, या एमएस वन ड्राइव। तो अगर आप है ना एक्सेल की फाइलें बना रहे हैं अपने कंप्यूटर के अंदर और आप चाहते हैं, है ना, अगर आप ये चाहते हैं कि ये फाइलें कहीं और भी सेव होती रहें, क्यों, क्योंकि अगर है ना कभी आपका कंप्यूटर खराब हो गया या चोरी हो गया तो ये जितने भी फाइलें आपने बनाई हैं इनका अगर बैकअप करके कहीं पर आपने नहीं रखा हुआ है तो सारा कुछ डाटा चला जाएगा। तो इसीलिए एक ऑप्शन है क्लाउड स्टोरेज का, क्लाउड भंडारण का। आजकल इंटरनेट बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है तो किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होती है इंटरनेट की, है ना, क्योंकि ये सब चीज़ें इंटरनेट से चलती हैं। तो आप अपने कंप्यूटर में एक्सेल की फाइल बनाते जाओ और क्लाउड स्टोरेज से कनेक्टिविटी कर दो, बस आपकी फाइलें आपके कंप्यूटर के साथ साथ क्लाउड स्टोरेज पे भी सेव होती जाती हैं। अगर इन केस कंप्यूटर खराब हुआ या कंप्यूटर चोरी हो गया तो आप दूसरा कंप्यूटर खरीद कर या दूसरे कंप्यूटर में किसी भी में आप इन क्लाउड स्टोरेज से उन फाइलों को वापस लाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड स्टोरेज यानी कि एमएस ड्राइव पर फाइल्स को शेयर करना यानी कि साझा करना चाहते हैं तो आप इस शेयर नाम के टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एक यहाँ पर टूल और भी दिया गया होता है जो कि एमएस वर्ड में नहीं था और इस टूल को कहा जाता है बेसिकली दैट इज पावर बीआई। पावर बीआई बेसिकली ये टूल का नाम नहीं है, ये लिखो पहले, टूल का नाम है पब्लिश। यहां आपको लिखा हुआ मिलेगा पब्लिश, और इस पब्लिश नाम के टूल के अंदर है ना पावर बीआई का इस्तेमाल हो रहा होता है। अब आप बोलेंगे सर ये पावर बीआई क्या चीज है भाई। पावर बीआई का मतलब आप ऐसे समझ लो, ये है ना, ये एक एप्लीकेशन है। पावर बीआई भी एक एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की, जिसके द्वारा आपके एक्सेल के डाटा को है ना एक रिपोर्ट की फॉर्म में बना दिया जाता है ना। ये बेसिकली जैसे बिजनेस डाटा नहीं होता, जैसे कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई सरकारी विभाग भी है और उसके सारे डेटा को एक रिपोर्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको। रिपोर्ट मतलब समझ लो कि टेबल बनी हो, चार्ट वगैरह बने हो, ताकि किसी को जब ये चीज दिखाई जाए तो उसे आसानी से समझ में आ जाए। समझ रहे नहीं भाई। सपोज दैट, मान लीजिए कि है ना आपने एक्सेल की शीट में सारा का सारा डेटा भर दिया। ये एक्सेल की शीट है, यहाँ आपने लिख दिया 20, यहाँ लिख दिया 30, यहाँ लिख दिया 40, यहाँ लिख दिया 50, 60, 70, ऐसे भरते चले जा रहे हो। सारा का सारा सेल, सारे के सारे सेल्स में आपने ये डेटा भर दिया। तो जब इस शीट को आप किसी को दिखाओगे ना तो उसे इतना सही से समझ में नहीं आएगा, वो बार बार पूछेगा कि भाई ये लाइन किसकी है, यहाँ ये क्यों लिखा है। बट इसी चीज को अगर आप एक चार्ट के रूप में दिखाएं, इस तरीके से चार्ट बना बना के ऐसे, तो जल्दी समझ में आ जाएगा। परसेंटेज के फॉर्म में दिखा सकते हो, एक प्रॉपर टेबल के फॉर्म में अगर आप दिखाना चाहते हैं, है ना, टेबल बनी हो या नाम लिखे हो अलग से, कलरफुल नाम लिखे हो, फिर यहाँ पर डेटा लिखा हो, तो इस तरीके की है ना
फॉर्मेट में अपने किसी एक्सेल शीट के डाटा को दिखाना चाहते हैं तो इसे ऐसा बनाने के लिए ये पावर बीआई नाम की एप्लीकेशन यूज में लाई जाती है। ये इनबिल्ट एप्लीकेशन है, मतलब आप अपनी एक्सेल की शीट में जितना भी डाटा लिखा हुआ है उसे लिखने के बाद इस पावर पब्लिश नाम के टूल का इस्तेमाल कीजिए, इस पर क्लिक करिए तो ऑटोमेटिकली आपकी एक वर्चुअल विजुअलाइज रिपोर्ट बन के आ जाएगी, ऐसा बोला जाता है। कैसी रिपोर्ट? विजुअलाइज रिपोर्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो बस ऐसा लिख लो, पावर बीआई एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं डेटा विजुअलाइज। विजुअलाइज का मतलब होता है, विजुअल का मतलब दिखाई देना, है ना। तो एक डेटा विजुअलाइज रिपोर्ट बनाकर आपको ये दे देगा और ये रिपोर्ट आप जिसको दिखाना चाहें उसको आप दिखा सकते हैं, वो आपके उस डेटा को अच्छे से समझ पाएगा, ठीक है भाई। और जनरली है ना ये एप्लीकेशन का इस्तेमाल है ना किसी बिजनेस डेटा को दिखाने के लिए ही किया जाता है, ठीक है। बिजनेस डेटा पर फोकस होता है बेसिकली, ठीक है। बिजनेस डेटा शब्द मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि ज्यादातर केस में जो कंपनियां वगैरह नहीं होती हैं, कोई भी कंपनी हो सकती है, जरूरी नहीं कि प्राइवेट कंपनी हो, भारत सरकार की जो कंपनियां हैं वो भी हो सकती हैं, तो वो अपना पूरा रिकॉर्ड दिखाना चाहती हैं कि हमारी कंपनी ने भारत सरकार के लिए कितना प्रॉफिट कमा के दिया है, ठीक है। वो सब भी अगर दिखाना है तो वो भी ऐसी रिपोर्ट्स बनाकर फिर आगे अधिकारियों को दिखा दी जाती हैं, ठीक है। और लास्ट में ना आपको एक और टूल मिल जाएगा, वो है क्लोज के नाम से। इस क्लोज का मतलब है दैट इज क्लोज द फाइल, क्लोज द एप्लीकेशन नहीं है, ये ध्यान रखना, फाइल को क्लोज करना है, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+W। आज की क्लास, आज की सभा यहीं पर समाप्त होती है। अब हमारी अगली नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम होम वाले मेन्यू या टैब से शुरू करेंगे, एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे और सारे के सारे ये मेन्यू या टैब भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। थ्योरेटिकल वे में इसे खत्म करने के बाद फिर मैं आपको एक क्लास में प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा, ठीक है। और एमएस एक्सेल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चन की जो पीडीएफ फाइल है वो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर पहले ही दे दी है, ठीक है। फिर इसके बाद पावर पॉइंट स्टार्ट कर लेंगे, सेम उसका भी मेथड रहेगा। पावर पॉइंट के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल अभी तैयार नहीं हुई है, जब तक हम पावर पॉइंट तक पहुंचेंगे तब तक तैयार हो जाएगी, ठीक है। अभी उसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं फाइल में और कुछ चेक करना रह गया है कि कोई गलती ना हो जाए, है ना, वो मैं कर रहा हूँ जितना जल्दी हो सकता है, ठीक है भाई। तो आज की क्लास और आज की सभा यहीं समाप्त होती है। अगर किसी का कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड या इससे हटके जो भी, तो आप मेरे से जल्दी से पूछिए, वरना मिलेंगे अगली क्लास में। या फिर आप कभी भी है ना मेरे से व्हाट्सएप पे कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, नंबर आपको मैंने क्लास के शुरुआत में दिया ही था। जितना जल्दी होगा मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। एक कमेंट आया, सर इसमें भी मेल शेयर का ऑप्शन होता है? नहीं, इसमें डायरेक्टली मेल शेयर का कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें कहीं पर भी डायरेक्टली मेल शेयर का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, एमएस वर्ड में दिया गया है। यहाँ देखो, होम लगभग लगभग वैसा ही है जैसे एमएस वर्ड था, इंसर्ट भी लगभग वैसा ही है, पेज लेआउट भी लगभग वैसा ही है जैसे एमएस वर्ड था, एमएस वर्ड में था। ये फॉर्मूला वाला आ जाता है अलग से, यानी कि एक्सेल में आप अपने काम को फॉर्मूला या फंक्शन के थ्रू जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं, कैलकुलेशन को, है ना। तो ये नया आ जाता है। डेटा में ज़्यादातर चीज़ें वो हैं जैसे हम अपनी एक्सेल की फाइल में किसी दूसरी फाइल का डाटा इंपोर्ट कराना चाहते हैं, जैसे कोई डाटाबेस की फाइल है या कोई मान लो टेक्स्ट फाइल है या कोई और भी फाइलें बनी हुई है, उनका डाटा अगर आपको एमएस एक्सेल की फाइल में लेके आना है तो वो टूल दे रखे हैं इसमें ज़्यादा डाटा के अंदर। रिव्यू और व्यू वैसे ही है जैसे एमएस वर्ड में था, ठीक है। और हेल्प भी वही है, पावर पिवट थोड़ा सा अलग है, ठीक है। और पूछे, एक क्वेश्चन लिखा है, सर प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन था इक्वल टू फ्लोर 136,19। देखो आपको ना ये अंकित जी, अंकित जी मैं आपको बोलूंगा कि जो मैंने अभी क्लास के बीच में एक प्लेलिस्ट दिखाई थी आपको
एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर ऑल एग्जाम के नाम से, एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर ऑल एग्जाम, ये कहाँ पर प्लेलिस्ट है? ये मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। तो उसमें आई थिंक है ना 30 के आसपास कुछ क्लासेस हैं अभी, ठीक है, जिनमें हर एक क्लास में 10-10 क्वेश्चन ही कराए मैंने, है ना। तो आप ये वाले क्वेश्चन वहां जाके कर सकते हैं जो आप पूछ रहे हो मेरे से। ये मैंने वहां पर बखूबी प्रॉपर तरीके से समझाए हुए हैं, ठीक है। इक्वल टू का साइन लगाकर, है ना, फ्लोर लिखिए, फिर क्या लिखा है आपने, 136,19। तो इसको है ना वहां जाके समझ लेना कि कैसे करते हैं। न केवल फ्लोर, इवन है ना सीलिंग फंक्शन कैसे काम करता है, 136,19 में सीलिंग फंक्शन का रिजल्ट क्या आएगा, तो वो सब मैंने आपको समझा रखा है। आप क्लासेस देखो उनको, ठीक है। वरना ये सारे जितने भी फंक्शंस होते हैं ना, या फॉर्मूला कह दो, ये सब यहाँ पर आपको मिलेंगे। वैसे एक्सेल में होते तो बहुत सारे फंक्शन फॉर्मूले हैं, बट उतने ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। आपके एग्जाम में लिमिटेड ही पूछे जाते हैं जो बेसिक फंडामेंटल वाले फॉर्मूले या फंक्शन होते हैं। तो वो सब मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। आप इन क्लासेस को जरूर देखा करो, यहाँ पर बहुत सारी प्रैक्टिस है, बहुत सारी प्रैक्टिस, आपने सोचा भी नहीं होगा उस तरीके की प्रैक्टिस है यहाँ पर। और आगे भी मैं कराने जा रहा हूँ, ये कराऊंगा, ठीक है। आपको कहीं भी है ना मॉक टेस्ट देने की, कहीं पर भी कोई प्रैक्टिस क्लासेस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप मेरे इन चीजों को फॉलो करते हैं तो, ठीक है। चलो फिर अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।